तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज 41वां दिन है रूस और यूक्रेन के बीच जंग को। कल जिस तरीके से खबर आई थी, एक कीव जो यूक्रेन की राजधानी है उसके करीब थोड़ी ही दूर पर एक और शहर है छोटा सा, बूचा, BUCHA, जिसकी आबादी करीब 37-38 हज़ार है टोटल, 37 to 38,000। वहाँ पे शुरुआत में रूस ने कब्ज़ा किया था, रूसी सैनिक घुसे थे और इसके बाद वहाँ उन्होंने कत्लेआम मचाया। बाद में यूक्रेन ने फाइट बैक किया, इस शहर को वापस जीता वहाँ के लोकल लोगों की मदद से। और जब इस शहर को वापस उन्होंने अपने कब्ज़े में लिया, तो जब उन्होंने दौरा किया गलियों का, चौराहों का, इमारतों का, तो दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। चर्च के बाहर बड़े बड़े गड्ढे, उनमें लाशें, गाड़ियों में लाशें, सड़क किनारे लाशें, बहुत सारी ऐसी औरतों की लाशें जिनके जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं, जिससे अंदाज़ा लगाया गया कि मारने से पहले उनके साथ रेप किया। फिर ये खबर भी आई कि रूसी सैनिक के साथ यहाँ पर चेचन फाइटर, चेचनिया और रूस के बीच हालांकि शुरू में दुश्मनी रही, लेकिन अभी रूस के हुक्म पर ही सब कुछ वहाँ होता है। और ये जो चेचन फाइटर्स हैं, कहते हैं कि एक तरह के जंगली हैं, दरिंदे हैं। ये सेना की वर्दी में तो हैं, लेकिन सैनिक के नियम और कानून को नहीं मानते, और इसीलिए ये बुरी तरह से वहाँ पे कत्लेआम कर रहे थे। लोगों को मारा, रेप किया, कतार में लगाकर खड़ा करके गोली मारी। 400 से ज़्यादा लाशें गड्ढों में और गाड़ियों में मिली। और इसके बाद पूरी दुनिया ने इन तस्वीरों को देखा और इसको लेकर रूस की बहुत भत पिट रही है, क्योंकि हर जंग के भी अपने नियम, कायदे कानून होते हैं, और अगर कायदे कानून और नियम तोड़ दें तो फिर जंग और कत्लेआम में कोई फ़र्क नहीं रह जाता। और रूस ने शायद वही किया, रूसी सैनिकों ने, ख़ासतौर पर चेचन के लड़ाकों ने। तो बड़ी ही दिल दहला देने वाली तस्वीरें आई। लड़ाई अब भी जारी है, और अब जेलेंस्की ने यह कहा है कि उस जो कुछ हुआ बूचा में, वो उसे भूलेंगे नहीं, इसका बदला लेंगे। अब जंग जारी है, 41 दिन तो हो चुके हैं, देखिए और कब तक ये मार काट चलेगी। आम आदमी ही इसमें पिस रहा है, मारा जा रहा है, बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं। न मालूम ये जंग कब ख़त्म होगी। तो एक तो ये अपडेट, दूसरी कई लोगों ने कहा था पाकिस्तान की अपडेट। तो पाकिस्तान में इमरान खान के सरकार के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ था, और गिनती के हिसाब से 172 MP चाहिए उनको सरकार में बने रहने के लिए, लेकिन कहते हैं कि उससे ज़्यादा विपक्ष यानी अपोजिशन के पास थी, और अगर ये वोटिंग होती तो शायद उनकी सरकार गिर जाती। इमरान खान ने अपना दिमाग लगाया, उन्होंने वोटिंग से पहले ही लोकसभा यानी कि वहाँ की जो असेंबली है, नेशनल असेंबली, उसको भंग करने की सिफारिश कर दी कि अब दोबारा चुनाव होगा। इससे उनकी सरकार तो बच गई गिरने से, अब दोबारा सभी पार्टी चुनाव में जाएं। लेकिन फिर एक अड़चन आई, अपोजिशन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई पाकिस्तान की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल भी हुई, आज भी हो रही है। अब फैसला आएगा, सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना है कि नेशनल असेंबली को डिसॉल्व करने यानी भंग करने की जो इमरान खान ने सिफारिश की है, वो कानून के दायरे में है या फिर नहीं है। अगर दायरे में है तो फिर असेंबली भंग, नहीं है तो फिर ये होगा कि आप नो कॉन्फिडेंस मोशन पे वोटिंग कीजिए, और फिर इमरान खान की सरकार गिरेगी। फिर अपोजिशन जो भी हो, कहते हैं शहबाज शरीफ जो है वहाँ के, नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर भी रहे, वो अगले प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं। बिलावल भुट्टो की पार्टी PPP, वो सब उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से पाकिस्तान का इतिहास एक बार फिर दोहराएगा, दोनों ही सूरत में। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है, जब से पाकिस्तान बना है आज तक पाकिस्तान की तारीख़ में कोई भी वहाँ का प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री, वज़ीर आज़म 5 साल का अपना टर्म पूरा नहीं कर पाया। 5 ईयर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। इमरान खान से उम्मीद थी, चौथे साल में वो दाखिल भी हो गए, लेकिन अब उम्मीद नहीं है कि 5 साल पूरा कर पाएंगे। यानी पाकिस्तान का वो इतिहास, वो तारीख़ बरकरार रहेगी कि कोई भी वज़ीर आज़म 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगा। तो ये 2 अपडेट। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। फीफा वर्ल्ड कप हम सभी जानते हैं हर 4 साल में ये होता है, दुनिया के सबसे बड़ा खेल मेला है, और दुनिया में जो सबसे ज़्यादा खेल खेला जाता है दुनिया के सबसे ज़्यादा देशों में, वो फुटबॉल है। अब इसकी वजह क्या है? बहुत सारी वजह हैं। एक तो फुटबॉल बड़ा सस्ता खेल होता है। आप बाकी कोई भी गेम देखें, क्रिकेट ही देखें, तो आप उसके क्रिकेट के किट्स, बैट, पैड, बॉल महंगे आते हैं। एक फुटबॉल चाहिए और बाकी आप 22 खिलाड़ी हो, कहीं पे भी आप शुरू हो जाइए। और फुटबॉल इंटरेस्टिंग भी है, तो इसीलिए बहुत मकबूल है, फेमस है पूरी दुनिया में। और फीफा वर्ल्ड कप जो हर 4 साल में होता है,
वो दुनिया का सबसे बड़ा खेल का मेला माना जाता है। मैं खुद फुटबॉल बाकी तो नहीं देखता, लेकिन हाँ फीफा वर्ल्ड कप का कोई भी मैच नहीं छोड़ता। तो लगभग दुनिया के हर देश में फीफा वर्ल्ड कप के दौरान एक तरह का बुखार होता है मैच देखने का। और हम हिंदुस्तानी ख़ासतौर पर मैराडोना, पेले, बल्कि ज़्यादातर इंडियन मैराडोना की वजह से फ़ुटबॉल को और बेहतर जानने लगे। और अर्जेंटीना के साथ बड़ी नज़दीकी रिश्ता हम लोग एक तरह से मानते हैं मैराडोना की वजह से। अब तो खैर रोनाल्डो है, मेसी है, और भी बहुत सारे प्लेयर हैं। तो ऐसे ही फीफा वर्ल्ड कप 1966 में इंग्लैंड मेज़बानी कर रहा था और उस वक्त की वर्ल्ड चैंपियन थी जर्मनी उससे पहले। अब से 66 में जून में शायद ये इंग्लैंड में वर्ल्ड कप होना था। अच्छा, फीफा वर्ल्ड कप का नाम भी पहले नहीं था। जब ये वर्ल्ड कप शुरू हुआ तो इसकी शुरुआत में जो पहला नाम था इसका, वो था कोप दू मोंडे। जब पहला वर्ल्ड कप हुआ था इस नाम से दिया जाता था। फिर 1946 में इसका नाम बदला गया और 1946 में इसका नाम बदलकर जूल्स रिमेट ट्रॉफी कहा जाने लगा। उसकी वजह ये थी कि जो फर्स्ट वर्ल्ड कप की मेज़बानी और सारी चीज़ें की थी वो जूल्स रिमेट ने किया था। तो उनके इस योगदान को देखते हुए खेल में बाद में फुटबॉल ऑर्गेनाइजेशन ने यह तय किया कि ट्रॉफ़ी उनके नाम पे की जाए। तो 1946 में तक मतलब उस वक्त शुरू किया गया और जूल्स रिमेट ट्रॉफ़ी वर्ल्ड कप जो जीतती थी टीम उसको दिया जाता था। लेकिन 70 के बाद फिर इसको फीफा वर्ल्ड कप कहा गया, नया नाम मिला था। ये जो वर्ल्ड कप है फीफा वर्ल्ड कप, ये करीब 6.25 किलो वज़नी होता है और आप जब देखेंगे कब तो ऐसा लगता है कि 2 हाथ में पूरी दुनिया किसी ने पकड़ रखी है। वर्ल्ड कप की यही इनकी तस्वीर है। 18 कैरेट गोल्ड का बना होता है ये और करीब 6.4 बल्कि 75 किलोग्राम मतलब 6.25 किलो इसका वेट होता है। फीफा वर्ल्ड कप को लेकर इतनी ज़्यादा एहतियात बरती जाती है कि जो टीम जीतती है इसे सिर्फ उनके खिलाड़ी और कोच को ही इसे नंगे हाथों से छूने की इजाज़त है। इसके अलावा जो नहीं जीतते हैं, जो चैंपियन नहीं है, इसके अलावा अगर कोई फीफा वर्ल्ड कप को टच करता है तो उसको ग्लव्स पहनना ज़रूरी होता है। नंगे हाथों से वो वर्ल्ड कप को नहीं छू सकता और बड़ा ख्याल रखा जाता है इस बात को लेकर। लेकिन अपने इतिहास में ये वर्ल्ड कप 2 बार चोरी हुई। पहली बार 1966 20 मार्च, करीब 3 से 4 महीने बचे थे इंग्लैंड में वर्ल्ड कप शुरू होने में। वर्ल्ड कप का क्रेज़ वहाँ पे इंग्लैंड में आपको पता है बहुत ज़्यादा है और सब कुछ ठीक चल रहा था। हर वर्ल्ड कप से पहले जो कप होता है उसकी नुमाइश की जाती है अलग अलग देशों में। जैसे क्रिकेट का वर्ल्ड कप हुआ था, मुझे याद है, मैंने कुछ फ़ोटो भी लिए थे यहाँ। तब वर्ल्ड कप यहाँ जब इंडिया में था तो अपने दफ्तर में भी लेकर आए थे उसके ऑर्गेनाइजर। तो बड़ा अच्छा लगता है उसके साथ खड़ा होना, तस्वीर खींचना। तो इंग्लैंड के एक म्यूज़ियम में बाकायदा वर्ल्ड कप की नुमाइश की गई थी लोगों के लिए। 1966 की बात है और वेस्टमिंस्टर सेंट्रल हॉल में इस ट्रॉफ़ी को रखा गया ताकि लोग इसे देख सकें। पहला दिन ठीक ठाक गुजरा। लोग आते थे, एक कांच के ग्लास में इस ट्रॉफ़ी को प्रदर्शित किया गया, लोगों ने देखा। नेक्स्ट डे फिर लोग आए, देखना शुरू किया। बहुत ज़्यादा उस वक्त सिक्योरिटी और ये सारी चीज़ें नहीं थी, शायद किसी ने सोचा भी नहीं था कि वर्ल्ड कप की ट्रॉफ़ी को चुरा सकता है, तो लापरवाह थे सब। दोपहर होते होते अचानक जिस शोकेस में ये ट्रॉफ़ी रखी थी उस शोकेस से ट्रॉफ़ी गायब हो गई। वहाँ कुछ लोग थे, लंच का टाइम था, गार्ड सिर्फ 2 थे, वो भी शायद ब्रेक पे चले गए। ट्रॉफ़ी यूं ही लावारिस, अंदर में कोई निगरानी नहीं, कैमरे वैमरे का तब सवाल नहीं। तो अचानक उस शोकेस से ट्रॉफ़ी गायब। थोड़ी देर के बाद गार्ड आए और बाकी अब लोग उस वर्ल्ड कप को देखने के लिए आए। तो सबकी आंखें फटी की फटी, देखा शोकेस तो खाली है, ट्रॉफ़ी गायब है। अब हंगामा मच गया। थोड़ी देर के बाद ऑर्गेनाइज़र को पता चला कि ये क्या है। अब सबके हाथ पैर फूल गए। 3 महीने के आसपास, 3 से 4 महीने के बीच का वक्त बचा था वर्ल्ड कप शुरू होने में और ट्रॉफ़ी गायब। अब ढूंढना शुरू किया गया, गार्ड से बात की गई। गार्ड की उम्र भी उस वक्त करीब 70 साल के आसपास थी जिसको ड्यूटी पे लगाया गया। तो बहुत सारे लूपहोल सब सामने आने शुरू हुए।
खबर फैली, अगले दिन मीडिया में और तमाम अखबारों में ये खबरें छप गई इंग्लैंड में। एक अखबार में तो शायद हेडलाइन यही थी वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही कि इंग्लैंड लूज़ द वर्ल्ड कप। अब इसका मतलब ये लगता है कि इंग्लैंड हार गई वर्ल्ड कप, जबकि ये ट्रॉफी के लिए था। हेडिंग अच्छी थी लेकिन। तो अब बड़ी अजीब बेइज्जती की बात कि वर्ल्ड कप शुरू होना, उससे पहले वर्ल्ड कप गायब हो गया। अब वर्ल्ड कप की तलाश चल रही है। लोगों से अपील की गई, भाई देश की इज्जत की बात है, किसी ने अगर लिया है तो दे दो, बट चोर इतने शरीफ कहाँ, कोई जानकारी नहीं। अगले दिन इसी फुटबॉल एसोसिएशन के चेयरमैन और एक क्लब वहाँ पे है जिस चेल्सिया, तो इसके ओनर जिनका नाम था जो मियर्स, इनके पास एक गुमनाम खत आता है। नेक्स्ट डे इस वर्ल्ड कप की चोरी होने, यानी 20 मार्च को चोरी हुई और 21 मार्च 1966 की बात है। एक लेटर आया और उस लेटर में एक शख्स ने अपने आप को नीचे साइन किया और उसने नाम लिखा जैक्सन। और उस खत का मजमून ये था कि वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हमारे पास है, हमने चुराई है, इसे वापस लेना है तो 15,000 पाउंड्स आप हमें दे दें। अब 15,000 पाउंड बहुत भारी बड़ी रकम थी उस वक्त। आजकल 1 पाउंड शायद 100 रुपीज़ का है। तो अब ये लेटर आया, 15,000 पाउंड मांगी गई। अब ये था कि वर्ल्ड कप चोरी हो गई, ऑफिशियली इस लेटर के ज़रिए पता चल गया। अब उस चोर ने यह भी कहा था कि अगर आप पैसे देंगे तो फिर हम, ये जगह है और समय भी उसमें लिखा हुआ है कि इतने बजे ये पैसे लेकर आप एक ब्रीफ केस में वहाँ पहुँच जाइए, आपको ट्रॉफी वापस कर देंगे। अब चेयरमैन जो मेयर्स के पास ये लेटर आया, उन्होंने फ़ौरन पुलिस को कांटेक्ट किया, पुलिस को बताया कि मेरे पास एक लेटर आया और उसमें ऐसी ऐसी बात लिखी है। पुलिस इधर तमाम तरफ चोरों को ढूंढ रही है, ट्रॉफी ढूंढ रही है, कोई कामयाबी नहीं मिल रही। पुलिस को लगा चलो इसी के ज़रिए कुछ सुराग मिलेगा और चोर को रंगे हाथ पकड़ेंगे। उन्होंने चेयरमैन से कहा कि आप पैसे लेकर चलिए ब्रीफ केस में, बट अब पैसे ऐसे हैं कि उसमें 5 गड्डियाँ बनाई गई अलग अलग 15,000 पाउंड्स के हिसाब से। ऊपर में 5-5 पाउंड के नोट रखे गए असली, बाकी अंदर पेपर थे। और एक ब्रीफ केस में रख कर ये सारे नोट चोर के बताए हुए जगह पर नेक्स्ट डे ये पहुंचते हैं और साथ में इनके एक फॉर्मर सोल्जर जिसका नाम एडवर्ड था वो पहुंचता है। बल्कि फॉर्मर सोल्जर नहीं, एक पुलिस वाला पहुंचता है साथ में इनके, भेस बदल कर, ताकि वो पैसे दे सके और रंगे हाथ पकड़ सके। वहाँ जाते हैं, इंतज़ार करते हैं थोड़ी दूर तक। अब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, पता नहीं चल रहा कौन चोर है क्या नहीं है। धीरे धीरे वक्त बीता। अचानक एक शख्स सामने आया और उसने कहा कि मैं जैक्सन हूँ। लेटर में जो शख्स ने नाम लिखा था वो भी जैक्सन था। जैक्सन को एक ब्रीफ केस दिया गया, उस ब्रीफ केस में वो नोट था। उसने ब्रीफ केस खोल कर देखा, उसने देखा हाँ पैसे हैं। उसने कहा कप कहाँ है? उसने कहा कप किसी और के पास है, पैसे मिल गए, आपको मिल जाएंगे। तब तक पुलिस को लगा ये निकल गया तो फिर पकड़ में भी नहीं आएगा, लेकिन कप लेकर भी नहीं आया, होशियार था। पुलिस ने डिसाइड किया क्या करूं, उसी वक्त फैसला हुआ कि इसको पकड़ लो। पुलिस ने जैक्सन को पकड़ लिया। पूछताछ हुई तो पता चला कि वो एक फॉर्मर सोल्जर है जिसका नाम, असली नाम जैक्सन नहीं था बल्कि एडवर्ड बैचले था। अब एडवर्ड बैचले से पूछताछ हुई कि तुमने ये चोरी की? उसने कहा नहीं मैंने नहीं चोरी की। तो उसने कहा फिर किसने चोरी की? उसने कहा कि ये एक मेरे साथी ने चोरी की है और वर्ल्ड कप उसी के पास है, लेकिन वो कहाँ पर है और वर्ल्ड कप कहाँ मुझे नहीं मालूम। उसने मुझे ये कहा था कि इस जगह पे तुम जाओ, ये ब्रीफ केस में पैसे होंगे, पैसे लेकर मेरे पास आओ और इसके बाद जब पैसे मिल जाएंगे तो फिर हम कप सही जगह पहुँचा देंगे। अब पुलिस के लिए अजीब सिचुएशन ये कि गया भी मौके पे, चोर भी मिला, लेकिन ट्रॉफी उसके पास नहीं है, किसी और के पास है। अब ये भी खबर छप गई, अब और फसीहत हो रही है। इधर वर्ल्ड कप मिल नहीं रहा है। ऑर्गेनाइज़र को ये लग रहा कि अगर नहीं मिला, वो भी उम्मीद हार चुके हैं, तो उन्होंने कहा कि एक रिप्लिका बनाओ इसकी, एक नकल, ताकि कम से कम ये तो हो कि वर्ल्ड कप तो टाइम पर होगा और जो जीतेगा उसे कप तो देना है। तो उसी का तरह का मिलता जुलता एक नया कप बनाने का ऑर्डर भी दे दिया गया कि इसकी तैयारी करो। अब इधर कप मिल नहीं रहा है। चोर जो पकड़ा उसने जितनी जानकारी दी उसके बाद भी उसके साथी चोर का पता नहीं चल रहा है, कप मिल नहीं रहा। धीरे धीरे वक्त बीता, 1 हफ्ता बीत गया। 1 हफ्ते तक वर्ल्ड कप की कोई खोज खबर नहीं। आखिरकार संडे का दिन 27 मार्च, कप को चोरी हुए लगभग 1 हफ्ते हो गए, 20 मार्च को चोरी हुई। 27 मार्च की बात है। साउथ लंदन में एक जगह है नॉरवुड,
इस नॉरवुड में एक शख्स रहते हैं डेव कॉर्बेट। शाम का वक्त था, संडे का दिन, छुट्टी थी। डेव कॉर्बेट करीब 35 साल के, नौकरी पेशा। इन्हें एक फ़ोन करना था अपने किसी जानने वाले को। डेव कॉर्बेट घर से निकलते हैं कि चलो एक फ़ोन कर आते हैं पीसीओ से। अब इनके साथ इनका एक कुत्ता था, डॉगी, जिसका नाम था पिकलिस, वाइट एंड ब्लैक कलर का, प्यारा सा। तो शाम को, संडे का दिन, छुट्टी, फ़ोन करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिकलिस को भी साथ ले चलते हैं, इसको टहला कर ले आएंगे। अब कॉर्बेट और पिकलिस दोनों घर से निकलते हैं, पीसीओ की तरफ बढ़ रहे। कई बार साथ गए, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक उस दिन कॉर्बेट से पिकलिस जो है अलग डायरेक्शन में भागने लगता है। वो उसके पास जाते हैं, उसे फिर पकड़ते हैं, फिर अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन वो फिर दूसरी तरफ भागता है। और वो बार बार एक गार्डन में एक कार खड़ी थी गार्डन के करीब, और उस कार की तरफ जाए और चक्कर काटे और फिर आ जाए। कॉर्बेट को पहले कुछ देर तक कुछ समझ ही भी नहीं आया। फिर वो उसे पकड़ें और फिर पीसीओ की तरफ ले जाए, लेकिन पिकलिस मानने को तैयार नहीं। वो जब मौका मिले उनसे छूटे और फिर उसी कार के इर्द गिर्द वो मंडराने लगे। जब कई बार हुआ तो कॉर्बेट को यह एहसास हुआ कि कभी इससे पहले पिकलिस ने ऐसा कुछ किया नहीं है। इसका मतलब ये कोई इशारा दे रहा है। शाम का टाइम था और वहाँ पे कोई था नहीं। तो गुस्सा भी आया कि उनकी बात नहीं मान रहा, लेकिन फिर उन्हें लगा कि इससे पहले तो कभी ऐसा बर्ताव किया नहीं, तो ये माजरा क्या बात है। आखिरकार कॉर्बेट झुंझलाते हुए सही, लेकिन उन्होंने कहा चल के देखते हैं कि ये क्या दिखाना चाहता है। उसके बाद वो पिकलिस के पीछे पहुँचते हैं गार्डन के पास। उस कार के करीब जाते हैं और देखते हैं कि कार के नीचे एक पेपर में लिपटा हुआ कोई सामान पड़ा है। अब इस तरीके से लावारिस सामान, वो चौंकते हैं। खैर वो उसको बाहर निकालते हैं। तब तक पिकलिस उनके पास खड़ा है, हैरान नज़रों से देख रहा है। अब वो पेपर को खोलते हैं। जब पेपर खोलते हैं तो उनको पहली 3 चीज़ें दिखाई दी जाती हैं। एक लिखा था उस पर जर्मनी, एक लिखा था ब्राज़ील और एक उरुग्वे। उन्होंने कहा ये 3 नाम क्या है। पेपर को बड़े न्यूज़पेपर से उसको बांधा गया था। फिर उन्होंने वो सारे धागे और रस्सी और खोले। जब थोड़ा सा खोला तो ये 3 नाम शुरू में दिखाई दिया, ब्राज़ील, जर्मनी और उरुग्वे। इसके बाद उन्होंने बाकी खोला। अब जैसे ही बाकी चीज़ें खोली, उनके हाथ में वर्ल्ड कप की ट्रॉफी थी। चूँकि ये खबर अखबार में भी आई थी। कॉर्बेट वर्ल्ड कप मतलब फुटबॉल के भी शौकीन थे। इंग्लैंड में लगभग ज़्यादातर लोग शौकीन हैं। क्रिकेट भी वहाँ पे फेमस है, लेकिन फुटबॉल को लेकर और ज़्यादा क्रेज़ है। तो कुछ देर के लिए तो यकीन नहीं हुआ कॉर्बेट को कि उनके हाथ में वर्ल्ड कप है, जो 3-4 महीने पहले इंग्लैंड में ही होना है, और जो किसी एक टीम के कप्तान और उसके खिलाड़ियों के हाथ में होगा, वो इस वक्त उनके हाथ में है। फिर उन्हें अचानक वो सारी खबरें याद आईं जो अखबार में छपी है कि वर्ल्ड कप चोरी हो गई म्यूज़ियम से। हैरान परेशान, लेकिन एक अच्छे शहरी होने का फ़र्ज़ निभाते हुए कॉर्बेट वहाँ से सीधे फ़ोन करने की बजाय नज़दीक के पुलिस स्टेशन में पहुँचते हैं। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद वो कहते हैं कि मैंने वर्ल्ड कप ढूंढ लिया है और ये लीजिए, और टेबल पर रख देते हैं। सार्जेंट सामने बैठा था, वो देखकर खड़ा हो जाता है। उसे यकीन नहीं होता, लेकिन थोड़ी देर में कहानी पलट जाती है। अब सार्जेंट को लगता है कि ये शख्स जो वर्ल्ड कप लेकर आया यही चोर है। अब यहाँ शराफत उल्टा पड़ गया। कॉर्बेट परेशान, कह रहा भैया ऐसा नहीं है, ये तो मेरे पिकलिस जो कुत्ता है वो मुझे बार बार वहाँ लेकर गया, और उसकी वजह से फिर मैं वहाँ गया तो देखा ये पेपर में लिपटा पड़ा है। मैंने देखा, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, इसलिए मैं एक अच्छे शहरी होने के नाते पुलिस स्टेशन आया हूँ। सर्जन को यकीन नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने डिटेक्टिव को बुलाया, बोला भाई इसका पूरा कुंडली खंगालो। अब डिटेक्टिव आ गया। शाम वैसी हो चुकी थी, पूरी पूछताछ हुई, उसकी कुंडली खंगाली गई, कहाँ रहता है, क्या करता है। उसके बाद उसके बारे में जब सारी जानकारी इकट्ठा की गई, पता चला कि कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, और वाकई इतने बजे घर से निकला था, फ़ोन करने जा रहा था। घर वालों से पूछताछ हुई और पिकलिस साथ में था। तब उन दोनों को यकीन हुआ। उन्होंने कहा ये बेकसूर है, इसे जाने दो। अब कॉर्बेट अपने कुत्ते के साथ घर वापस। इधर पुलिस स्टेशन में इस वर्ल्ड कप की बरामदगी की खबर तेज़ी से फैली। 27 मार्च की शाम, संडे का दिन, तमाम मीडिया को खबर लगी। मीडिया का जमा बड़ा पुलिस स्टेशन की तरफ। पुलिस स्टेशन में रखे हुए वर्ल्ड कप की तस्वीरें ली गई। इसके बाद पता चला कि मिला कैसे, तो पता चला कि एक शख्स है कॉर्बेट जो नॉरवुड में रहता है, और पुलिस में जो स्टेटमेंट था उसके हिसाब से उसके कुत्ते ने ढूंढा।
अब मीडिया के लिए और बड़ी खबर, एड्रेस लेकर अब सब नॉरवुड में उस कॉर्बेट के घर पहुंच जाते हैं। रात होते होते कॉर्बेट एक स्टार बन चुका था और उसका कुत्ता सुपरस्टार। अगले दिन सुबह इंग्लैंड के हर अखबार में इस वर्ल्ड कप के साथ इस कुत्ते और कॉर्बेट दोनों की तस्वीरें फ्रंट पेज पर थी। इसकी अलग अलग कहानियाँ, जितनी तस्वीरें थी पिकलेस की, वो भी सब छपी और देखते ही देखते ये दोनों पॉपुलर स्टार हो गए। इधर सुकून मिला वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइजेशन को। फिर वर्ल्ड कप शुरू हुआ और आखिरकार ये वर्ल्ड कप 1966 का इंग्लैंड ने फाइनल में जर्मनी को एक्स्ट्रा टाइम में 4-2 से हराया, 4-2 से एक्स्ट्रा टाइम में। इसके बाद ये वर्ल्ड कप जो है बॉबी मूर इंग्लैंड के कैप्टन थे, उन्होंने हाथ में उठाया और इस वर्ल्ड कप की गुमशुदगी और इसकी बरामदगी की कहानी हर देश के प्लेयर को मालूम थी। तो जब वर्ल्ड कप जीतने के बाद हाथ में उठाया, बाहर भीड़, वेम्बले स्टेडियम में लोगों का सैलाब। तो इस वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद जो पार्टी और जश्न थी उसके लिए बाकायदा कॉर्बेट और पिकलेस इन दोनों को ख़ास मेहमान के तौर पर दावत दी गई। ये दोनों पहुँचे। कहते हैं कि इंग्लैंड की टीम की जो फंक्शन था उसमें जो प्लेयर्स थे उनकी बीवियों को भी अलग था, उस मेन हॉल में जाने की इजाज़त नहीं थी जहाँ प्लेयर्स और बाकी लोग जश्न मना रहे थे। लेकिन कॉर्बेट और उसके कुत्ते पिकलेस को ख़ास इजाज़त थी। यहाँ तक कि बॉबी मूर ने बालकोनी में इस वर्ल्ड कप को उठाने के बाद पिकलेस को भी हवा में उठाया था, उस कुत्ते को, और पब्लिक की तरफ उसे दिखाया था। बाद में इन दोनों पे इनामों की भी बारिश हुई। कॉर्बेट को करीब 5000 पाउंड इनाम के तौर पर मिला था। 5000 पाउंड उस वक्त काफ़ी बड़ी रकम है, जिससे सरे में उसने अपना एक घर खरीदा, किराए के घर से बाहर निकला। उसके बाद उसे कुछ फिल्मों में भी काम मिला, बाकायदा पिकलेस पे डॉक्यूमेंट्री बनी। लेकिन ये सब कुछ साल भर चला। 66 में ये चीज़ें मार्च में हुई थी। 67 ख़त्म होते होते अक्टूबर या नवंबर में पिकलेस की मौत हो गई और फिर पिकलेस को वहीं दफना दिया गया। बाकायदा उसके नाम और वर्ल्ड कप की खोज उस चिन्ह के साथ पिकलेस को वहाँ दफनाया गया। और बहुत सारे लोग हैं जो आने वाले कई सालों तक पिकलेस की उस कब्र पर जाकर उसे देखते थे कि ये वो है जिसने वर्ल्ड कप को ढूंढा था। तो 66 में यह फीफा वर्ल्ड कप पहली बार चोरी हुई। इसके बाद करीब 17 साल बाद 1983 की तारीख आती है। 19 दिसंबर 1983, 3 बार उससे पहले ब्राज़ील ने वर्ल्ड कप जीता था, तो ओरिजिनल जो कप था वो फीफा के हिसाब से ब्राज़ील को ही दे दिया गया था कि आप रखो, हम नया कप बनाएंगे। ब्राज़ील ने ये कप ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में एक बुलेट प्रूफ कांच की अलमारी में वहाँ के फुटबॉल हेडक्वार्टर में रखा था, लोगों के लिए देखने के लिए। बुलेट प्रूफ था लेकिन कांच, जिसके अंदर ये फीफा वर्ल्ड कप था, लेकिन उसका पिछला हिस्सा लकड़ी का था। 19 दिसंबर 1983 को किसी ने उस लकड़ी के हिस्से को हथौड़ी से तोड़कर उस वर्ल्ड कप को जो ब्राज़ील ने जीता था, जो रियो डे जेनेरियो में उनके मुख्यालय में रखा था, वहाँ से वो वर्ल्ड कप चुरा लिया और चुरा कर ले गए 1983 में। करीब 39 ईयर्स हो गए हैं आज 2022 में। ये वर्ल्ड कप आज तक नहीं मिला जो फुटबॉल हेडक्वार्टर से चोरी हुआ था ब्राज़ील के। इसको लेके बहुत तलाश हुई, ढूंढा गया, इनाम का भी ऐलान किया गया। चोर से भी कहा गया कि जिसके पास है वो लौटा दे, हम उसे भारी भरकम इनाम देंगे, उसे माफ़ी भी दे देंगे। लेकिन चोर भी इतना शरीफ नहीं निकला, उसने लौटाया नहीं। 39 साल हो गए आज तक ब्राज़ील से चोरी हुआ 1983 का ये वर्ल्ड कप बरामद नहीं हुआ। इसके बारे में कहते हैं कि जिसने भी चोरी किया, शायद उसने इस वर्ल्ड कप को सोने के लालच में गला दिया। और चूँकि 18 कैरेट गोल्ड और करीब मैंने बताया 6.25 किलो वेट, तो लालच में इसको गला दिया सोने के लिए। हालांकि कहते ये भी हैं कि अगर वो ना गलाता, ना लालच करता, तो जितनी कीमत इस 6.25 किलो सोने की थी, शायद इससे 100,000 गुना ज़्यादा उसे पैसे मिल सकते थे। लेकिन उस चोर में भी शायद सब्र होगा कि इतने ही में कर लो, इसलिए उसने नहीं लौटाया। या ये भी हो सकता है कि वक्त से पहले उसने इसे गलाकर सोना निकाल लिया। तो ये फीफा और या वर्ल्ड कप के साथ 2 ऐसी दास्तान थी चोरी की। एक
जिसमें एक कुत्ते ने इसे तलाश किया, और दूसरा 39 साल में इंसान इसे ढूंढ नहीं पाया। आज की कहानी में इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूं उससे पहले अपना सिलसिला। आज शाहीना फरहा, इनका जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे शाहीना। शैलजा का भी जन्मदिन है, और इंदु सरकार जी ने कनाडा से भेजा है, इनकी बेटियां हैं, तो हैप्पी बर्थडे शैलजा, मैंने मेल भी किया था। रतिराम प्रजापत, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे रतिराम जी। केसी साहा, कल है इनका बर्थडे, तो एडवांस में हैप्पी बर्थडे केसी साहा साहब। इसके अलावा कंचन मोरधानी, इनका भी आज जन्मदिन है, ये जूनागढ़ गुजरात से हैं। हैप्पी बर्थडे कंचन जी, और थैंक यू सो मच आपके इस प्यार भरे मेल के लिए। इसके अलावा डिंगली और हिरेन, इनकी एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, आपकी एनिवर्सरी डिंगली भी और हिरेन जी, आप दोनों को। जावेद आलम, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए, और 3 स्टोरी की इन्होंने एक साथ फरमाइश की है, मैं कोशिश करूँगा ज़रूर पूरी करूँ। इसके अलावा वादिया अभिषेक, एक स्टोरी की फरमाइश इनकी है। विक्रम कुमार प्रुस्ती, इसके अलावा मोहम्मद कैफ, हिना असगर पाकिस्तान से, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। गणेश न्यूयॉर्क से, इसके अलावा अमित प्रसाद जमशेदपुर से। विशु चौधरी, और इसके अलावा अविनाश रॉबर्ट, और भी 1-2 लोगों ने कहा कि कल की कहानी मैंने पहले भी सुनाई है, 1-2 साल पहले, बट मुझे लगता नहीं है मैंने सुनाई है, लेकिन इसे कंफर्म ज़रूर करूँगा एक बार, हालांकि मुझे लगता नहीं सुनाई है मैंने। गौरव विनोर, ये गुस्सा है मुझसे, पता नहीं क्यों, शायद इनकी कोई फरमाइश पूरी नहीं की अभी तक। विश्रांत सिंह टोरंटो से हैं, इसके अलावा सरफराज खान हैं दुबई से। अशरफ शेख, राजीव प्रजापति, राकिब मेमन, बल्कि मेनन, इसके अलावा सिद्धांत त्यागी, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए और स्टोरी की भी फरमाइश की, और आरिफ हुसैन। तो आप तमाम लोगों का शुक्रिया, और जो भी कहानी की फरमाइश है वो भी जल्दी पूरी होगी। आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।